एक टॉपिक डाले इसमें वर्णमाला। कल लास्ट टाइम पे बात की थी यहाँ पे स्वर के विभाजन के बारे में कि स्वर वह वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे स्वर के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आपको देखना यहाँ पे वर्णमाला का भाग 2 में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक लिखो यहाँ पे अयोगवाहक के बारे में कि अयोगवाहक क्या है और इनका प्रयोग हिंदी में किस रूप में होता है। अयोगवाहक की संख्या की बात करें तो संख्या 2 होती है। एक को हम यहाँ पे अनुस्वार के नाम से जानते हैं और दूसरे को हम यहाँ पे विसर्ग के नाम से जानते हैं। विसर्ग क्या है और अनुस्वार, इन दोनों में अंतर क्या है। यदि हम अनुस्वार की बात करते हैं तो इस वर्ण को हम यहाँ पे अनुस्वार और इसको हम यहाँ पे विसर्ग के नाम से जानते हैं। अयोगवाहक शब्द की बात करें कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो अयोगवाहक का जो अर्थ होता है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे अयोगवाहक के नाम से जानते हैं। इस बात का अर्थ यहाँ पे ये है कि अयोगवाहक जो होते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन अयोगवाहक का प्रयोग जो है ये स्वर और व्यंजन दोनों के साथ ही किया जाता है, लेकिन इन दोनों को ना स्वर और ना यहाँ पे व्यंजन में गिना जाता है। इसका कारण यहाँ पे ये है कि यदि मैं यहाँ पे शब्द हिंदी शब्द को लिखता हूँ तो इसमें हा के ऊपर जो बिंदी है इनको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, और यदि मैं इसका विग्रह करता हूँ तो यानी कि सबसे पहले हा, इस पे ई की मात्रा है, फिर जो यहाँ पे ये अनुस्वार है तो ये आपका आधा ना, लास्ट में दा और दा पे यहाँ पे ई की मात्रा है। देखो अलग से एक टॉपिक आएगा जिसको वर्तनी विश्लेषण के नाम से जानते हैं कि यहाँ पे जो अनुस्वार था ये क्यों आपका यहाँ पे आधा ना में बदला। लेकिन अभी वर्णमाला में हमें समझना ये है कि वास्तव में जो यहाँ पे अनुस्वार होता है तो ये आपका यहाँ पे पंचमाक्षर का काम करता है कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अगर हलंत रूप में आया है, आधा रूप में आया है, जैसे कि यहाँ पे आधा ना, तो यही आप लोगों के यहाँ पे अनुस्वार में बदल जाते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो अनुस्वार है तो इसको हम यहाँ पे स्वर यानी कि आ के साथ लिख रहे हैं, तो ये आपके स्वर और व्यंजन दोनों में काम करता है और इसको स्वर व्यंजन दोनों में गिना नहीं जाता है। ये आपका कारण है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि अयोगवाहक के बारे में जो परिभाषा दी है कि अयोगवाहक क्या होता है, और अयोगवाहक के बारे में सबसे पहले जो परिभाषा दी गई है ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम यहाँ पे अयोगवाहक के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या 2 अनुस्वार और विसर्ग क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो परिभाषा या वर्गीकरण किया है वो आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किया है। वही आपका विसर्ग भी होता है, जैसे शब्द यहाँ पे अथा शब्द का प्रयोग है, तो देखो लास्ट में जो ता व्यंजन है और इसके साथ आ का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे अलग से आप लोगों का विसर्ग का प्रयोग भी हुआ है। तो यदि मैं आपसे कहूँ
कि इस वर्ण को आप अच्छे से एक बार यहाँ पे चेक करना कि जो यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है ये स्वर आ के साथ हुआ है, पर इसका प्रयोग यहाँ पे ता यानी कि व्यंजन के साथ भी हुआ है। तो इसलिए विसर्ग अनुस्वार का प्रयोग स्वर व्यंजन दोनों के साथ होता है और इनको ना स्वर में गिना जाता है ना आपका यहाँ पे व्यंजन में गिना जाता है। इसी में आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है यहाँ पे कि वर्णमाला में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें लिखो यहाँ पे कि जीव के तनाव के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है और इसका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है। यदि क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि जीव के आधार पर स्वरों के भेद, तो आंसर 3 होता है। और यदि जीव शब्द के साथ तनाव शब्द का प्रयोग हुआ है तो आंसर इसका आप लोगों के यहाँ पे 2 होगा। जीव के तनाव के आधार पे पहला जो प्रकार होता है तो इसको हम यहाँ पे शिथिल स्वर के नाम से जानते हैं, और तनाव के आधार पे दूसरा जो प्रकार होता है तो इसको हम यहाँ पे कठोर स्वर के नाम से जानते हैं। अब हमें समझना ये है कि कठोर स्वर क्या है और शिथिल स्वर क्या है। शिथिल स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण प्रयोग करते समय जीभ में किसी भी प्रकार से तनाव नहीं होता है, जीभ फैलती नहीं है। उन स्वरों को हम यहाँ पे शिथिल स्वर के नाम से जानते हैं। और शिथिल स्वर की संख्या जो होती है वो 3 होती है। इसमें हम यहाँ पे आ, ई और ए की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो यहाँ पे 3 वर्ण लिखे गए हैं इन्हें शिथिल स्वर के नाम से जानते हैं और इनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। दूसरा शब्द जो है उसको कठोर स्वर कहते हैं, यानी कि ऐसा कोई स्वर जिसका उच्चारण करते समय जीभ में तनाव रहता है, जीभ फैलती है, उसको हम यहाँ पे कठोर स्वर कहते हैं। और कठोर स्वर की संख्या जो होती है वो 3 होती है। इसमें हम यहाँ पे आ, ई और ऐ के नाम से जानते हैं। यानी कि जो शिथिल स्वर के जो यहाँ पे लघु स्वर है तो इन्हीं का जो दीर्घ स्वर है कुल मिला के उसको हम यहाँ पे कठोर स्वर के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे छोटा ओ बड़ा ओ आपने छोड़ दिया है। देखो यदि मैं आपसे कहूँ यहाँ पे ओ का प्रयोग जो होता है वो ओष्ठ के आधार पे होता है और ओ का उच्चारण करते समय जीभ में ना आपका यहाँ पे शिथिल होगा न कठोर होगा, इस बात को यहाँ पे याद रखना। इसी में आपको एक डायग्राम और बनाना यहाँ पे कि यदि क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि जीभ के आधार पर स्वर के भेद, या यदि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के बनेगा कि क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पे वो 3 होता है कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वर के भेद 3 और जीभ के आधार पे स्वर के भेद, तब भी आंसर 3 होगा। अब देखो 3 क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी स्वर का उच्चारण या प्रयोग किया जाता है तो उस समय या तो जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है वो एक्टिव हो सकता है, या बीच का भाग, या जीभ का सबसे लास्ट वाला भाग। तो इसको हम यहाँ पे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पहले जो प्रकार के स्वर होते हैं इन्हें हम यहाँ पे अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार होता है
इसको मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। और इसका तीसरा जो यहाँ पे प्रकार होगा, इसको पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, कौन सा मध्य, कौन सा पश्च स्वर है, इसको याद रखना। तो यदि हम अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग है वो एक्टिव होता है, कार्य करता है, उसको अग्र स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे यदि स्वरों की संख्या 11 है तो आपको परीक्षा में उच्चारण करने की कोशिश करनी है। तो यदि मैं अग्र स्वर की बात करूँ यहाँ पे तो ई, ए और यहाँ पे आप लोगों का री भी माना जाता है। अग्र स्वर में मुख्यतः ये 4 आप लोगों के यहाँ पे स्वर आते हैं और कई किताबों में यहाँ पे री को भी आप लोगों का शामिल किया गया। तो इन 5 को आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मध्य स्वर की बात करें तो इसमें यहाँ पे छोटा जो आ है ये मध्य स्वर का उदाहरण है। इस आ का प्रयोग करते समय जो जीभ का मध्य भाग होता है ये आप लोगों के यहाँ पे एक्टिव होता है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है पश्च स्वर। तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे तो याद रखना कि यदि हमारे पास 11 स्वर है, अग्र स्वर में आपने 5 स्वरों को कुल मिला के खर्च किया, मध्य स्वर में एक यानी कि 6 आपके स्वर हो गए। अन्य जो स्वर बचे हुए हैं जैसे यहाँ पे आ, इसमें ओ, साथ में ओ और औ की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो यहाँ पे 5 स्वर हैं तो इनको हम यहाँ पे पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। इन्हीं में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में, तो अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। इसमें देखो दूसरा जो टॉपिक है स्वर के वर्गीकरण में, इसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं? ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के भेद की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें एक शब्द लिखा है जिसको ओष्ठ के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारे पास 11 स्वर है तो इन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठ होते हैं, ओंठ होते हैं, तो इनकी क्या स्थिति होती है? तो इनकी 2 स्थिति होती हैं। या तो आपके जो ओष्ठ होंगे वो गोल हो सकते हैं या गोल आप लोगों के यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो इसके आधार पे हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो प्रकार होता है तो इसको हम यहाँ पे वृत्तमुखी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो प्रकार होता है इसको आवृत मुखी के नाम से जानते हैं। बहुत आसान है, बस शब्दों का आपको यहाँ पे अर्थ लगाना है। देखो वृत्तमुखी का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप लोगों की गोल होती है। वृत्तमुखी वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ होते हैं वो गोलाकार होते हैं या गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी के नाम से जानते हैं। इसके अधीन कौन कौन से स्वर आते हैं? तो हम यहाँ पे ओ औ की हम यहाँ पे बात करते हैं। जो यहाँ पे 4 नाम यानी कि स्वर लिखे गए हैं तो ये वृत्तमुखी के उदाहरण माने जाते हैं। इन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठ होंगे वो गोलाकार स्थिति में रहते हैं। इसका दूसरा जो प्रकार है इसको आवृतमुखी के नाम से जानते हैं। और ये बात आपको पहले से पता होगी कि किसी भी शब्द के आगे यदि आ का प्रयोग होता है तो उस शब्द का अर्थ निषेध के रूप में यानी कि नहीं के रूप में निकलता है। आवृतमुखी वह स्वर है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठ होते हैं
ये गोलाकार स्थिति में नहीं होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे आवृतमुखी के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे, तो इसके अलावा यहाँ पे हम आ, ई, री, ए की हम यहाँ पे बात करते हैं। लेकिन इसके एक नोट में आपको और भी ऐड करना है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे री होता है, तो इस री को हम यहाँ पे अर्धवृत्ताकार स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको याद रखना, अर्धवृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। देखो कई किताबों में लिखा गया कि जो यहाँ पे री होता है, तो री का उच्चारण करते समय जो ओष्ठ होते हैं वो आधा गोल होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे री को अर्धवृत्ताकार स्वर के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और यदि अर्धवृत्ताकार में क्वेश्चन ना हो तो आवृतमुखी को आप लोगों को याद रखना है। इसमें दूसरा आपको वर्गीकरण करना है कि अन्य स्वरों का वर्गीकरण में क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो साथ में सभी टॉपिक लिखना यहाँ पे कि यदि क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि तालु की स्थिति के आधार पर, या क्वेश्चन ये है कि मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। टॉपिक का नाम क्या है कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद, या मुख विवर के आधार पर, या क्वेश्चन हो सकता वहाँ पे लिखा हुआ कि मुख द्वार के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं। तो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ये यहाँ पे सब मैंने लिख दिए हैं। अब इस टॉपिक का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जो हमारा मुख द्वार होता है वो कितना ओपन होता है, कितना ये बंद होता है। क्योंकि कुछ स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार जो होगा वो आधा खुला रहेगा, आधा बंद रहेगा। तो उन स्वरों को किस नाम से जानते हैं, और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार सबसे ज़्यादा खुला यानी कि सबसे ज़्यादा ओपन रहता है, तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो तालु की स्थिति के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। साथ में सभी को यहाँ पे डायग्राम भी बनाना है। 4 में पहला जो प्रकार होता है इसको हम यहाँ पे विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा जो प्रकार है इसको हम यहाँ पे अर्ध विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रकार जो है इसे समृद्ध स्वर के नाम से, और लास्ट प्रकार को हम यहाँ पे अर्ध समृद्ध स्वर के नाम से जानते हैं। लास्ट टाइम जो यहाँ पे 4 शब्द लिखे हैं तो इनके बारे में क्वेश्चन जो बनता हो परिभाषा के रूप में, और डायरेक्ट भी आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से समझना। विवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है या सबसे अधिक ओपन होता है। उन स्वरों को हम यहाँ पे विवृत स्वर के नाम से जानते हैं। यदि हिंदी में 11 स्वर है तो आपको मुझे बताना ये है कि ऐसे कौन कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार सबसे ज़्यादा ओपन, सबसे ज़्यादा खुलता है। तो उसको हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, आ के नाम से जानते हैं। यदि आप इस आ का उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार सबसे ज़्यादा ओपन होता है। दूसरा जो इसका प्रकार है इसको अर्ध विवृत के नाम से जानते हैं। अर्ध का मतलब यहाँ पे क्या होगा, आधा होगा, और विवृत का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो ओपन यानी कि खुला होता है। अर्ध विवृत स्वर वह स्वर होते हैं
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुला रहता है, आधा खुला रहता है, उसको हम यहाँ पे अर्ध विवृत के नाम से जानते हैं। इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं यहाँ पे? तो इसमें आता है यहाँ पे आ, इसमें ए और औ की हम यहाँ पे बात करते हैं। यदि इन तीनों के अलावा कभी क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ पे औ के बारे में आता है, जिसको आगत स्वर के नाम से जानते हैं, तो इसको भी आप लोगों के यहाँ पे अर्ध विवृत में शामिल किया गया है। तीसरा शब्द लिखा यहाँ पे समृद्ध के बारे में, तो वह स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग यहाँ पे आपका बंद रहता है, उसको हम यहाँ पे समृद्ध के नाम से जानते हैं। कौन कौन से इसके उदाहरण होते हैं? तो इसमें हम यहाँ पे ई, इसमें आपका यहाँ पे ऊ और री की बात करते हैं। जो यहाँ पे 5 स्वर लिखे गए हैं, तो इन 5 स्वरों को हम यहाँ पे समृद्ध के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो यहाँ पे प्रकार है, इसको अर्ध समृद्ध कहते हैं। तो अर्ध का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा, और समृद्ध का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बंद होता है। अर्ध समृद्ध वह स्वर है जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद और आधा खुला रहता है, उसको हम यहाँ पे अर्ध समृद्ध के नाम से जानते हैं। आधा बंद रहेगा, आधा खुला रहेगा, उसको अर्ध समृद्ध कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं? तो इसमें हम यहाँ पे ए और ओ की हम यहाँ पे बात करते हैं। अब समझना सबको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको आंसर देना है। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है, उन्हें किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और यहाँ पे डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे विवृत स्वर होता है। टाइप 2 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवृत स्वर है, कौन सा समृद्ध है, कौन सा अर्ध है? इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना कि परिभाषा प्लस यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब इस पे टॉपिक लिखो साथ में सभी कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है जिसको हम यहाँ पे उच्चारण के नाम से जानते हैं। उच्चारण का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जो जीभ है वो मुख के किस भाग को स्पर्श यानी कि टच करते हैं, वही उस स्वर का उच्चारण स्थान होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे व्यंजन की बात कहूँ कि यहाँ पे ता का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ता को बोलते समय जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, यही इस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे ता को बोलते समय जीभ दांतों को टच कर रही है, तो ता का उच्चारण क्या होगा? यहाँ पे दंत्य होगा, दंत होगा, इसको याद रखना। लेकिन हम यहाँ पे स्वरों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साथ में आपको लिखते रहना है कि सबसे पहले हम बात करें तो मानव गले में निहित स्वर तंत्री यानी कि हम कंठ यानी कि कंठ की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको याद रखना कि तालव्य, इसमें तालु यानी कि यहाँ पे तालव्य में कौन से वर्ण आते हैं। तीसरे नंबर पे बात करें यहाँ पे मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन से वर्ण आते हैं।
चौथा प्रकार है, इसमें ओष्ठ के आधार पे क्या होगा, और इसमें दो और नाम आते हैं, तो इनको हमें बाद में लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे आसान याद करने का तरीका इसमें क्या है। यदि हम कंठ की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे आ, और यदि विसर्ग को शामिल करें तो ये तीनों जो वर्ण यहाँ पे लिखे हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, यहाँ पे कंठ होता है। इसको याद रखना। सर आपने यहाँ पे विसर्ग को ऐड क्यों किया? देखो, यदि मैं एक शब्द लिखूं यहाँ पे कि अथा शब्द का प्रयोग है, तो इस शब्द का उच्चारण करते समय अंतिम जो ध्वनि निकल रही है ये आपके यहाँ पे हा की भांति ध्वनि होती है, किसकी? विसर्ग की। और हमें पता है कि हा का उच्चारण स्थान जो होता है वो स्वरतंत्री होता है, यानी कि कंठ होता है। तो इसलिए जो हमारे पास विसर्ग होता है तो इसका उच्चारण स्थान भी हम यहाँ पे स्वरतंत्री यानी कि कंठ को मानते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे तालु यानी कि तालव्य है, तो इसमें हम यहाँ पे ई और ई का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इन दोनों स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो तालु को टच करती है, तालु को स्पर्श करती है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? यहाँ पे तालु यानी कि तालव्य। तीसरे नंबर पे यहाँ पे मूर्धा यानी कि मूर्धन्य लिखा गया है। तो आपको मुझे बताना यह है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुड़ जाती है, यानी कि मूर्धन्य। तो इसमें जो वर्ण आता है उसको हम यहाँ पे री के नाम से जानते हैं। और ओष्ठ की बात करें जिसमें दोनों ओंठ काम करते हैं, तो इसमें यहाँ पे ऊ की हम यहाँ पे बात करते हैं, इसको याद रखना। सर अन्य स्वर कहाँ गए? तो अब देखो नियम, बहुत आसान याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। ए ओ की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसमें जो यहाँ पे ए है तो इन चारों को किस नाम से जानते हैं? इन चारों को हम यहाँ पे विजातीय स्वर के नाम से यानी कि यहाँ पे संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे कि विजातीय या संयुक्त स्वर क्या है, तो विजातीय स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों का प्रयोग दो असमान स्वरों के मेल से मिलकर किया जाता है। जैसे आपने कहा यहाँ पे क्या होगा कि आ प्लस ई के मेल से जो मिलकर बनता है उसको हम यहाँ पे ए के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ओ की बात करें तो यहाँ पे आ प्लस ओ के मेल से मिलकर जो बनता है उसको हम यहाँ पे ओ के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पे मिलने वाले दो स्वर तो है, पर यदि दो असमान स्वर आपस में मिलेंगे और जिस स्वर का निर्माण होगा उसको हम यहाँ पे विजातीय यानी कि संयुक्त के नाम से जानते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि सर ए का उच्चारण क्या होगा, ओ का उच्चारण क्या होगा? यदि क्वेश्चन ये है तो उस समय परीक्षा में करना क्या, आपको जल्दी से ए का आपको पृथक करना है। तो हमें मालूम है कि जो ए है वो आ प्लस ई के मेल से मिलकर बना। तो मुझे बताओ सब यहाँ पे आ का उच्चारण स्थान क्या है? चेक करो, यहाँ पे आ का होता है सर यहाँ पे कंठ होता है, तो एक कंठ लिखा। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का होता है तालु यानी कि तालव्य। तो आपने यहाँ पे कंठ तालव्य होगा, तो इसमें कंठ प्लस तालव्य में ए आता है, इसको याद रखना। अब इसमें देखो यहाँ पे जो ओ जो यहाँ पे बना है तो ये आपका आ और ओ के मेल से, हालांकि इसकी बात करें यहाँ पे तो ये आ प्लस ओ के मेल से मिलकर बनता, ए आपका आ प्लस यहाँ पे ए के मेल से मिलकर बनता।
तो इस दोनों की बात करें तो आ का उच्चारण जो होता है ये यहाँ पे कंठ होता है, और ऊ का उच्चारण जो होता है ये आपका ओष्ठ होता है। तो मैं यहाँ पे ओष्ठ को लिख सकता हूँ इस प्रकार से। और यदि इस शब्द में संधि करे तो इसमें आपका आ लास्ट में और दूसरे में आप लोगों का ओ, दोनों को मिला के यहाँ पे बड़ा ओ बनता है। तो शब्द निकल के आएगा आपके पास संधि में, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कंठोष्ठ्य बनता है। इस बात को यहाँ पे याद रखना है। और यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो दो लास्ट के वर्ण हैं जिनको ओ और औ के नाम से जानते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान जो होगा इसको कंठोष्ठ्य के नाम से हम जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही आपको याद रखना, इसके आगे हम कल बात